सो हेलो वेलकम बैक गाइस, कैसे आप सब लोग। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड बुक का अध्याय 1 और एपिसोड 1। और इससे पहले जो एपिसोड मैंने बनाए थे वह उनकी प्रस्तावना और शुरुआत के लिए बनाए गए थे, है ना गाइस। ठीक है, तो आज से यहाँ पर हमारा रिच डैड पुअर डैड का पहला अध्याय शुरू होगा, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार। ठीक है गाइस, और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। सो गाइस, मेरे को वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आपने देखा भी होगा दूसरे यूट्यूबर्स को भी कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सो गाइस, आप प्लीज़ वीडियो को देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो, वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, और मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करो। मुझे बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, और मैं आपके लिए जितना सकता है उतना अच्छा वीडियो बनाता हूँ और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करो, और अगर मुझसे कुछ मिस्टेक होती है तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर दिया करो। कोई दिक्कत नहीं, मैं अगली बार से उस समस्या को हटा दूंगा। ठीक है गाइस, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर थे और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे, वे पीएचडी थे, और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। उन दोनों ने सफल थे उन दोनों ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। उन दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। सच्चाई है दोस्तों ये तो। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत कमज़ोर थे, मतलब बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चूँकि सलाह देने वाले 2 थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या ना मानने के बजाय उनमें उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। सही है गाइस। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं कहते थे। उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। खासकर पैसे के मामले में मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचा करता था कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं यह बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता। बूढ़े को यह नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। क्योंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से सही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं, और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। इसमें से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है, वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता
और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है, वह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं। और मज़े की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ, तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सकीय मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवारों पर या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा खत्म हो जाएगा। किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा। अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज़्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे। क्योंकि मेरे पास 2 प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों ही सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों का इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया है कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही ले। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज़ होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। यह जितना तेज़ होता जाता है, मैं इसकी मदद से उतना ही पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते गए। इसे इस तरह से समझे कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की इसी तरह सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों के विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते हैं मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। वाह। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बात करने के लिए मना करते थे। वाह, ये बहुत बढ़िया। एक का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं।
दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था, जबकि दूसरा समय सबसे आखिरी में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और दूसरे और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टियाँ के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। सो गाइस, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी वीडियो में। और प्लीज़ गाइस, मैं आपसे फिर से बोलता हूँ, मुझे बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें, ताकि वह भी इस बुक के बारे में अच्छे से जान पाएँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।